कौन was started? यूनाइटेड नेशंस। हाँ, यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट है जिसमें एशिया के देशों को क्या किया जा रहा है, सड़क माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिसको क्या नाम दिया गया, एशियन हाईवे नेटवर्क। 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसके अंतर्गत आने वाली कौन सी हैं? रूस, चीन और भारत। तीनों देशों को सड़क के माध्यम से, वेरी गुड, समझ गए। भारत में से कौन होल्ड कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है एशियन हाईवे नेटवर्क को? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहला टॉपिक बताइए। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? टॉपिक महत्वपूर्ण होगा। पेपर 2 भाग बी, पार्ट बी, यूनिट 1। एक से ज्यादा टॉपिक ले सकते हो यूनिट 1 में। पहला सब्सिडीज, अलग से दिया हुआ है सिलेबस में सब्सिडीज। दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वैसे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैनेजमेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों MPPSC के सिलेबस में दिए हुए हैं। हाँ बोल देते हैं पक्का? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रश्न पत्र कौन सा है तुम्हारा? दूसरा। भाग कौन सा है? बी। इकाई कौन सी है? 1। संभवतः टॉपिक शायद दूसरे में होगा। सब्सिडीज, छूट सरकार द्वारा दी गई, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वेरी गुड, वितरण प्रणाली, यह है तुम्हारा टॉपिक बेटा। यम पी पी यस सी, क्लियर है? और प्रीलिम्स में तो हो ही जाएगा, राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं और अर्थशास्त्र से भी आ जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में मुद्दा बन रहा है तो मुद्दा बनेगा, क्योंकि मुद्दा तो अब बन चुका है। और क्या होगा, आया ना? अरे बोल देते। When we are talking about this, किसकी मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं DBT की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? DBT। टॉपिक इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। यही दिया हुआ है क्या हिंदी में? देखो शीट में सब लोग अपनी अपनी देखो देखो। हाँ, सीधा लाभ हस्तांतरण दिया होगा। स्थानांतरण दे दिया क्या? अंतरण दे दिया। हाँ, अंतरण भी वही चीज होती है, ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ है ना? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में नहीं दी। सरकार बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी देती है। अभी देखो एक बेसिक प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताता हूं, उससे पहले एक किस्म का भ्रष्टाचार समझो आप। इस भ्रष्टाचार को हम कहते हैं बीच का भ्रष्टाचार। एक भ्रष्टाचार होता है आगे का, एक होता है पीछे का, दूसरा होता है बीच का। समझते हो क्या मतलब है? नहीं समझते? बीच का भ्रष्टाचार समझते हो? जो बीच वाले लोगों द्वारा किया जाता है वैसे बीच का भ्रष्टाचार कहते हैं। क्या होगा लेक? हाँ, इंटरनेट की समस्या। नहीं वो तो छोड़, मैं तो इन लोगों की शक्लें देख रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ। दे देती है, बट वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। लोगों तक नहीं पहुंच पाती। 1 मिनट देना मुझे। बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती। सब्सिडी गवर्नमेंट से ले रही है, वो उसका प्रॉफिट नहीं होता, गवर्नमेंट ही डायरेक्ट वो प्रॉफिट नहीं। वैसे तो किसी भी प्रकार की सब्सिडी या किसी भी प्रकार का लाभ हस्तांतरण होता है, उसका निर्धारण जो है वो भारत में कहां से होता है? मतलब जो शीर्ष निकाय है वो कौन सा है? CAG, कंट्रोलर एंड
ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और राज्य स्थित प्रक्रियाओं के अंतर्गत जाए तो राज्य का महालेखाकार, ऑडिटर जनरल, और फिर उसके अंतर्गत लेखा अधिकारी जो कार्य करते हैं वो, जैसे लेखाकार, है ना, जो अकाउंटेंट जनरल्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके द्वारा होता है। फिर वो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों, तहसीलदारों के माध्यम से किया जाता था। उदाहरण के तौर पर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो सरकार में किसी भी प्रकार का लाभ हस्तांतरण करना चाहते हैं, लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के तौर पर छात्रों को दी जाने वाली छात्रावृत्ति हो सकती है, हाँ या ना, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर, सरकार एक संस्थान के तौर पर, निकाय के तौर पर स्थापित है। तो लाभ हस्तांतरण जो है वो किसी भी आधार का हो सकता है। गरीब छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति हो सकती है, दैट मीन्स स्कॉलरशिप टू द पुअर स्टूडेंट्स, या कि फिर गरीब लोगों को मिलने वाला स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, या कि फिर गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी जो चल रही है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, या कि फिर गैस सिलेंडर के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने हालिया तौर पर बिजली पर सब्सिडी इसी के अंतर्गत लाई है। बिजली पर सब्सिडी बहुत पहले से चल रही है, हर घर बिजली योजना, बिजली बिल माफी योजना, इस टाइप की योजना चल रही है। अब बिजली बिल माफी तो संबल में भी जोड़ दी मामा जी ने थोड़े दिन पहले, हाँ या ना। सरकार विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है कुल मिलाकर के, यानी कि लाभ दे रही है, चाहे वो छात्रवृत्ति के तौर पर हो, चाहे किसी सब्सिडी के तौर पर हो। क्या है, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया लाभ, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत फ्री में करवाया गया इलाज ही क्यों ना हो, निजी और शासकीय चिकित्सालय में, हाँ या ना। तो सरकार जब एक लाभार्थी को, अब ये जो व्यक्ति है वो है एक लाभार्थी, यहां ये आ रहा है, ये कौन है, एक लाभार्थी जो बेनिफिटेड पर्सन है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है। तो सरकार जो है इस तक पहुंचने के लिए जब लाभ को भेजती है, यानी कि जो राशि या जो भी एक प्रकार लाभ का वो इस तक पहुंचाना है, उसके बीच में कई और इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ये मध्यस्थ निकाय होते हैं जो व्यक्ति तक लाभ भेजते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, छोटी प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया, तो किसानों की कर्ज माफी प्रक्रिया का आशय क्या है भाई, लाखों की संख्या में कर्ज माफी हो रही है, भारत के स्तर पर करोड़ों की संख्या में इस तरीके के लाभ यानी कि सब्सिडीज दी जा रही हैं। कोई 1000-2000 स्टूडेंट तो है नहीं देश में जो गरीब छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, करोड़ों की संख्या में गरीब छात्रवृत्ति के लिए पात्र, तो उनकी पूरी व्यवस्था, यानी कि इसे हम कहते हैं लोक वितरण प्रबंधन प्रणाली, क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ या ना। ये दरअसल वास्तविकता वही है। ये जो बीच में आते हैं इन्हें हम कहते हैं मध्यस्थ संस्थाएं, जो सरकार के बिहाफ पर ही कार्य करती है। ये कोई एनजीओ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कोई एनजीओ भी हो सकता है। जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के एवज में छात्रों को जो छात्रवृत्ति देने की बात की थी, स्किल डेवलपमेंट के एवज में छात्रों को जो छात्रवृत्ति देने की बात की थी, वो किनके थ्रू गई, एजुकेशनल एनजीओ के थ्रू ही गई। वो किसके थ्रू गई, एजुकेशनल एनजीओ के थ्रू गई, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले जो एनजीओ थे उन्हीं के थ्रू गई। तो ये मध्यस्थ संस्थाएं जो है, वो मध्यस्थ संस्थाएं गवर्नमेंट हो सकती हैं, सरकार के ही अपने निकाय हो सकते हैं, ये मध्यस्थ संस्थाएं एनजीओ हो सकते हैं, है ना, या सरकार द्वारा प्रमाणित अन्य संस्थाएं हो सकती हैं। ये जो पूरी प्रणाली है कि ये जो लाभ है जो सरकार बेनिफिट दे रही है, ये लाभ दरअसल अनेक चरणों से जाता है। जैसे लाभ का चरण एक ही लाभ देना तय किया गया, और लाभ का चरण 2 यानी कि लाभ को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए कुछ मध्यस्थ संस्थाओं का प्रयोग किया गया। यानी सरकार से जो लाभ ट्रांसफर होता है वो सीधे लाभार्थी के पास नहीं जाता, पहले कुछ मध्यस्थ संस्थाओं के पास जाता है, वो उसका प्रबंधन कर उचित व्यक्ति तक उसे पहुंचाती है। ये काम इसीलिए किया जाता है ताकि लाभ सही हाथ में पहुंचे, ऐसा नहीं कोई भी लेता रहे, क्योंकि एक प्रबंधन चाहिए। इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया आप यहां पर देख रहे हो, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। झपा नहीं झपा रे, पक्का पक्का। वर्ष 1985, इन द ईयर 1985, बीच का भ्रष्टाचार कहां से आ रहा है आप जरा समझना।
1985 में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी तत्कालीन। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज राजीव गांधी। मम्मी के जाने के बाद बने थे ना। शी वॉज द ग्रैंड मदर ऑफ नेशन, यू नो, द मदर ऑफ नेशन इज पप्पू की मम्मी। हाँ या ना? अरे बोल देते। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी, 1985 में भारत के एक राज्य उड़ीसा का एक जिला था। उड़ीसा के इस जिले का नाम था कालाहांडी। क्या नाम था रे? कालाहांडी। कालाहांडी जो जिला था, इस जिले में सूखे का प्रकोप पड़ा था। काहे का प्रकोप पड़ा था? सूखे का प्रकोप पड़ा था कालाहांडी जिले में। समझे या नहीं समझे? तब राजीव गांधी वहां का दौरा करने गए। भाई, अ ग्रेट ड्रॉट केम इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। एज बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट वाज हिज ड्यूटी दैट ही मस्ट विजिट द डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय ड्रॉट। राजीव गांधी विजिटेड इट। वहां गए तो गरीब जनता के सामने खड़े होकर, जैसा कि भारत की परंपरा है, प्रधानमंत्री को लाभ देना ना हो या देना हो वो एक अलग बात है, प्रधानमंत्री को भाषण तो देना ही पड़ता है। हमारे देश में किसी भी प्रकार का लाभ जनता को देना हो या ना देना हो, लेकिन राजनेता को भाषण तो, क्योंकि बिना भाषण का राजनेता होता नहीं है। अब चाहे वो शिक्षित है या अशिक्षित, उससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षित है तो खुद से दे दे, अशिक्षित है तो पढ़ के दे दे, और अगर अनपढ़ है तो कलेक्टर से पढ़वा ले। वो आगे कलेक्टर साहब पढ़ेंगे तो कलेक्टर से पढ़वा ले, लेकिन भाषण देना तो अनिवार्य है। हाँ या ना? ऐसी स्थिति में राजीव गांधी ने भी भारत की उस प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए भाषण दिया। उस भाषण में राजीव गांधी ने एक बात बोली थी, वो बात बीच के भ्रष्टाचार से संबंधित थी, और वो बात थी कि सरकार जब किसी लाभार्थी के लिए 1 रुपया आवंटित करती है तो उस लाभार्थी पर या उसके पास वो सिर्फ 15 पैसे के रूप में ही पहुंचता है। यानी कि बीच में 85 पैसा जो है वो बीच के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कितना पैसा? 85 पैसा बीच का भ्रष्टाचार है। और यह बीच का भ्रष्टाचार किसके द्वारा किया गया? उन मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा किया गया, जिन मध्यस्थ संस्थाओं को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में लाभ के प्रबंधन की और सही लाभार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। राजीव गांधी ने यह कहा कि ये मध्यस्थ संस्थाएं जो हैं, ये बीच के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। यह शीर्ष भ्रष्टाचार है, यह शीर्ष भ्रष्टाचार है। सरकार ने कहा लाभ देंगे और सरकार ने लाभ नहीं दिया, यह शीर्ष भ्रष्टाचार है। द करप्शन एट द टॉप लेवल, यानी कि सोर्स से। यह निम्नतर भ्रष्टाचार है कि सरकार ने बोला लाभ देंगे, लेकिन पात्र लाभग्राहियों को। पात्र लाभग्राही कहां से आएगा? कोई भी आ रहा है। सरकार ने बोला नॉन क्रीमी लेयर को देंगे, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बन गया। पापा की इनकम कितनी है? सर्टिफिकेट एक ही रकम के नीचे बनता है 35,000। कॉलेज में हो जाता जमा, सर स्कॉलरशिप। हमारे स्कॉलरशिप तो मांगते नहीं, हमारे मांगते स्कॉलरशिप। सर स्कॉलरशिप। बेटा सर्टिफिकेट। बहुत बुरी स्थिति है सर, पापा 35,000 भी नहीं कमा पाते। इतने पापा का फोन बजता है, बेटे की जेब में से 15,000 का फोन निकलता। हाँ पापा छात्रवृत्ति ले रहा हूं, लगाता हूं। शीर्ष भ्रष्टाचार, निम्नतर स्तर का भ्रष्टाचार और मध्यस्थ बीच का भ्रष्टाचार। हमने बात की बीच के भ्रष्टाचार की। इसे दूर करने के लिए सरकार एक नई योजना लाई। मोदी जी ने 2017 में और 2019 में 2 बार चुटकी काटी है राजीव गांधी। बोले वो कहते थे कि सरकार के खाते से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है। मोदी जी कहते हैं हम 1 रुपया अगर 100 लोगों को आवंटित करते हैं तो 100 लोगों के पास 1 ही रुपया पहुंचता है, और उसका कारण है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ी होगी, कई सारी जगहों न्यूज पढ़ी होगी। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बटन दबा करके की ट्रांसफर पूरी की पूरी राशि गरीबों के खातों में। नहीं समझे? वायर गया, वायर तो एक ही था।
हाँ क्या, वो वायर तो टूट गया, वो वाला तो, वाला वायर तो टूट गया। HDMI नहीं है यार, मैं क्या बताऊं यार, वो इसने देखी थी, लेके आ जरा, वो टूटी हुई होगी शायद, देख ले। अरे तो प्रॉब्लम इज व्हाट, एक दीदी आई है यार रिकॉर्डिंग करने, वो दीदी जोर से खींचती है, पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन से दीदी आई है उसी दिन से तार टूटना चालू हुआ। हाँ हाँ, तो उनको बोला ना कि रिकॉर्डिंग चल तो नहीं रही, बोलना चाहिए। अब बैठ के एडिट करना पड़ेगा। हे भगवान, इसको पॉज करना चाहिए ना इसको। क्लियर है या नहीं है? चलता चलता है क्या, ये तो भारतीयों की फितरत है ना बेटा, अपना दोषारोपण दूसरे के ऊपर कर देना। मोदी जी भी तो वही कर रहे थे, राजीव गांधी ने भी तो वही किया है ना। हम भी कहीं ना कहीं 99% डीएनए तो सेम ही है ना, पूरा नहीं सही, 99% डीएनए तो एक ही है ना। अब डीएनए डीएनए का असर तो दिखाता ही है, नहीं समझे? खैर, वैसे वीडियो चल तो रहा है। वो नेटवर्क लैग की वजह से हो रहा होगा, वायर की वजह से नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये वायर भी टूटा हुआ है, उसको देख, कनेक्टर पर देख, वायर टूटा हुआ है, टूटा है, वो नेटवर्क लैग की वजह से, वायर की वजह से नहीं है। ठीक है, कर लो एडजस्ट फिलहाल के लिए। क्लियर है या नहीं है? बोलो भाई। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में क्या हो गया? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में हो गया कि संबंधित योजना, जिस योजना में हितग्राहियों को लाभ देना है, दैट मीन्स द रिलेटेड स्कीम इन विच द बेनिफिटेड पर्संस आर टू बी गिवन द बेनिफिट, को रजिस्टर कर लिया जाए, पात्र हितग्राहियों को चुन लिया जाए कि पात्र लाभार्थी कौन होंगे जो एलिजिबल हैं उस बेनिफिट के, उनको चुन लिया जाए और उनको उनकी पात्रता के अनुसार क्या कर दिया जाए, रजिस्टर्ड कर दिया जाए। ये रजिस्ट्रेशन उनकी आधार नंबर के साथ उनके बैंक खातों में हो सकता है, यानी आधार नंबर के अनुसार पात्र हितग्राहियों की पहचान हो जाए, संबंधित आधार नंबर को उनके बैंक खातों में लिंक कर दिया जाए। वो मोदी जी पहले ही करवा चुके हैं जनधन योजना के अंतर्गत, तो वहां से सीधे पात्र हितग्राहियों की पहचान हो जाती है। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो पिछले समय पर इस बात के लिए एक व्यवस्था की गई थी, बाद में तो फिर आधार अनिवार्य कर दिया सरकारी योजनाओं की, लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो उसके लिए, जैसे कि एलपीजी में सब्सिडी चाहिए गैस के लिए, तो वो ये काम कर सकता है कि एलपीजी के अंतर्गत, किसके, एलपीजी के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति अपने गैस सिलेंडर की जो किताब होती है उस पर उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, उसे बैंक में जाकर रजिस्टर करा दे, या कि फिर बैंक खाते का नंबर एलपीजी देने वाली कंपनी के कार्यालय में जाकर रजिस्टर करा। समझे बात को? ऐसे करके वो बिना आधार के भी लाभ ले सकता है। अपने राशन कार्ड का नंबर, राशन कार्ड पर लाभ चाहिए या मैनी अदर थिंग्स। क्लियर है? अभी कई स्तरों पर लाभ रखे गए। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कई सारे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए गए। गरीब कल्याण योजना कोविड-19 से ग्रसित अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए की गई थी। वे गरीब लोग जिनके पास उसके बाद आय का कोई स्रोत नहीं बचा था इस महामारी के दौर में, लॉकडाउन के बाद, तो उनको फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया था, आया ना, ताकि जो पुअर्स हैं उनको क्या किया जा सके, एक लाभ दिया जा सके। लेकिन ये बीच का मध्यस्थ भ्रष्टाचार ना हो सके, इसलिए मध्यस्थ संस्थाओं को हटा करके सरकार ने उसे सीधे डीबीटी में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या अंतरण में स्थानांतरित कर दिया। अब वो डीबीटी के माध्यम से सीधे सरकार भेजती है और सीधे, तो डीबीटी कब बन जाएगा? जब ये हट जाएगा डीबीटी बन जाएगा। मध्यस्थ संस्थाएं बीच में से चली गई और ये क्या हो गया, डीबीटी में कन्वर्ट हो गया। डीबीटी का फायदा समझे, सबसे बड़ा फायदा डीबीटी का यही है, सरकार जितना आवंटित करेगी लाभार्थी को उतना ही मिलेगा, और ये सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होगा, सरकार के खाते से, क्योंकि सरकार के खाते से सीधा लाभार्थी के खाते में जमा हो रहा है, तो
पक्का पक्का भ्रष्टाचार, बीच का भ्रष्टाचार, मध्यस्थ भ्रष्टाचार, इसलिए मोदी जी बार बार राजीव गांधी की चुटकी काटते हैं। वो दिए थे बयान, अब डीबीटी उसको होने नहीं देता। अब एक भेजते हैं तो एक पहुंचता भी। वो तो गनीमत है कि ये नहीं बोले कि एक भेजते हैं 100 पहुंचता, उतना ही बोले बहुत है, लेकिन पहुंचता है, पूरा पहुंचता है। क्लियर है या नहीं है? मामा जी भी संबल योजना के अंतर्गत इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाने पर पूर्ण विचार कर रहे हैं, हाँ या ना? वैसे ज्यादातर, क्योंकि वर्ष 2018-19 में डीबीटी के द्वारा लाभ हस्तांतरण की सीमा या लाभ हस्तांतरण का आंकड़ा 22% था। यानी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिया गया लाभार्थियों को लाभ का 22% हिस्सा डीबीटी के जरिए दिया जा रहा था। वर्ष 2019-20 में बढ़कर 45% हो गया, 45% till the last year. The benefit given by the government to the benefited persons became 45% by increasing from 22% the figure of 2018 and 19 to 2019 to 2020. इसको हम नोट में बाद में लिखेंगे, पहले ही लिख लो, ये मतलब बना लो, समझ में आ जाए तो बता दो, नहीं आए तो भी बता दो। समझ में आ गया तो मैं ताली बजाऊंगा, समझ में नहीं आया तो नहीं बताऊंगा। बता तो दिया, और कैसे बताऊं? क्यों बेटा पवार साहब? नहीं, आज कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, बोल सकता हूं वैसे, लेकिन बोल नहीं रहा, है ना? बोलने को कुछ भी बोल सकता हूं। नर्मदा की घाटी में से निकाला हुआ अवैध खेत लग रहा है, रेत, जो ट्रॉली में भर के ले जाया जाता ना रेत, अवैध उत्खनन करके, बिल्कुल वैसा लग रहा है तू आज। नहीं लग रहा? यही है वो अवैध रेत, इसको पकड़ लो। मिलावट वाला नहीं, मिलावट वाला नहीं होता, बिना अनुमति के पर्यावरण को हानि पहुंचाते हुए नदी घाटियों में से निकाला जाने वाला रेत। हाँ, मिट्टी मिली हुई है। हाँ। और नीचे देख, मिट्टी में सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर भी दिख रहा है। वो लाल मिट्टी है ना, इसलिए पानी लाल हो गया, ग्राउंड वाटर। इसमें है ना, इसके शोल्डर से लेकर के इसके एब्डोमेन तक पूरा का पूरा ड्रिल करना पड़ेगा, तब बोर में से पानी आएगा। थाप लो बेटा, थाप लो। भैया इधर समझ में आया तुमको? बिना सीट वाले आदमी, ऑसम सनसेट। ओ भैया, हाँ तुम ही को, हाँ, देश को अपमानित करने वाले पुरुष संजीव का तेरा दूसरा मास्क कहां गया? अच्छा, एक जेब में रखा है, वाह यार। बेटा हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट का काम? हो गया उससे पूरा? समझ में तो आ गया ना सभी को? बोलो भाई, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्या है? मध्य प्रदेश ने बिजली बिल की सब्सिडी में इस योजना को लागू किया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने अपनी घोषणा, पूर्व घोषणा के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 0.15% उसकी कुल जीडीपी का और कर्ज यानी कि उधार लिए जाने की पात्रता यानी कि योग्यता दी थी। अब मध्य प्रदेश सरकार अपनी कुल जीडीपी का 0.15% यानी कि लगभग 1400 करोड़ रुपए तक और अतिरिक्त उधार ले सकती है। इससे क्या होगा? कोविड-19 के बाद लोगों के लिए और अच्छी योजनाएं और सुधार लाने का अवसर मध्य प्रदेश सरकार को आगे मिलेगा, है ना? तो क्या हुआ? हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ये लाल हरे नीले दिखाई दे रहे हैं? लाल हरे नीले दिखाई दे रहे हैं? ये हरे नीले, लाल तो है ही नहीं। ये कलर ब्लाइंडनेस होती है ना बेटा किसी किसी को।
हाँ जी सर, क्या हो गया पंडित जी? हाँ, लिख लिया सभी ने? पक्का? वैसे तुझ अवैध रूप से उत्खनित किए हुए रेत का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वैसे, बता तो आज। कौन है वो जो तुझे निकालता है? दोषी पकड़ा जाएगा, तुझे ट्रॉली में भर करके ले जाता है। पता है तेरे चक्कर में हमारे देश के कितने आईएएस आईपीएस शहीद हो गए या इंजर्ड हो गए, पता है तेरे को? तुझे बचाने के चक्कर, सिर्फ तेरे लिए। और एक तू है अभी भी मुस्कुरा रहा है, ना मुराद। क्या आपको प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण समझ में आता है? क्या आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं है? क्या आप सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को समझते हैं? बोलें। क्या आप इस सब्सिडी को समझते हैं? बोलो। क्या आप इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझते हो? पक्का? चलिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा फिर। अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात सीधे सीधे तौर पर करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की परिभाषा हम इसी तरीके से दे सकते हैं कि सरकार द्वारा हितग्राहियों को दिया जाने वाला लाभ किसी मध्यस्थ संस्था का प्रयोग ना कर सीधे उनके खातों में दिया जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को या सार्वजनिक वितरण की इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कहा जाता है या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की योजना कहा जाता है। वर्ष 2011-12 का जब बजट पेश किया गया था संसद में, तत्कालीन वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, जिसके तुरंत बाद वो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2011-12 के बजट को प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम प्रणब मुखर्जी ने यह बात कही थी कि हम ये चाहते हैं कि सरकार के बजट में वो भाग जो हम अपने देश के हितग्राहियों को लाभ के रूप में देना चाहते हैं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रयोग कर आवंटित किया जाए। ऐसा करने से मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा किया गया मध्य भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और जितना पैसा सरकार आवंटित करेगी उतना ही हितग्राहियों के खातों तक पहुंचेगा। ऐसा करने से शीर्ष भ्रष्टाचार, निम्न स्तर का भ्रष्टाचार और मध्य स्तर का भ्रष्टाचार, तीनों भ्रष्टाचारों पर लगाम एक बड़ी हद तक लगी। क्लियर है या नहीं है? एक बात याद रखना, इस योजना को प्रस्तावित कर किया था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंतर्गत या यूपीए सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस योजना को उन्होंने प्रस्तावित किया। आइडिया था उनका, इंप्लीमेंट किया इनने। फिर भी बुरा राजीव गांधी है, क्योंकि राजीव गांधी तो विसल ब्लोअर था। प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके किसी व्यक्ति का जनता के सामने इसे स्वीकार कर लेना, साफ जिगर चाहिए, जिगर। दिल से काम नहीं चलता ऐसा बोलने की, हाँ या ना? बोलो भाई, तुम चुटकी ले रहे हो, गलत बात। It says direct benefit transfer is a scheme of the government of India under which the assistance or subsidy given by the government to a consumer is directly transferred to his bank account. लिखना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत, लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत, हस्तांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता, सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता या सब्सिडी, छूट कहते हैं सब्सिडी को, या सब्सिडी दी जाने वाली वित्तीय सहायता या सब्सिडी या सब्सिडी या सब्सिडी सीधे सीधे सरकार के खाते से, सीधे सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में जमा होती है, सीधे सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में जमा होती है। इसी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर है या नहीं है? बोले बोले बोले। ओके, सरकार के खाते से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। लाइन चेंज करेंगे, स्टार लगाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ स्टार, इंपॉर्टेंट आईएमपी। इनको मत पढ़ना बेटा, चांद लगाना, सितारा लगाना, बादल लगाना, बिजली भी लगा लेना आज तो, क्या पता बरस जाए गरज जाए।
ये कहता है द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी इन हिज यूनियन बजट स्पीच इन 2011। वर्ष 2011 और 12 के वित्तीय बजट के भाषण में, वर्ष 2011-12 के वित्तीय बजट के भाषण में, वर्ष 2011-12 के वित्तीय बजट, वर्ष 2011-12 के वित्तीय बजट, 11-12 के वित्तीय बजट के भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का प्रस्ताव दिया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का प्रस्ताव दिया था। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर नंदन नीलकणी, इनका नाम सुने हो आप कभी? नंदन नीलकणी कौन है? यूआईडीएआई का जो आइडिया था वो इन्होंने ही चमकाया सबसे ज्यादा। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, यूआईडीएआई के नाम से जाना जाता है ना, वो आधार कार्ड से रिलेटेड। नंदन नीलकणी भारत की एक लीडिंग नेतृत्वकर्ता आईटी कंपनी के संस्थापकों में से एक है, जिस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। क्या नाम है? इन्फोसिस के सह संस्थापकों में से एक है ये। क्लियर है या नहीं है? इस प्रस्ताव पर नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया। नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया। जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर अपनी रिपोर्ट वर्ष 2012 में प्रस्तुत की। जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर अपनी रिपोर्ट वर्ष 2012 में प्रस्तुत की। यह है इतिहास प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का, कि इसे यूपीए सरकार के अधीन तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पहली बार प्रस्तावित किया गया था। उसी के तुरंत बाद इस पर एक आयोग स्थापित किया गया, जिसकी अध्यक्षता नंदन नीलकणी ने की। उन्होंने इसके संबंध में पहली रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात चली थी। आया ना? आज की डेट में अगर आप देखो तो सर्वाधिक सब्सिडी जो आपको दी जा रही है वो गैस सिलेंडर यानी केरोसिन, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, गैस सिलेंडर यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पर, और फर्टिलाइजर्स यानी जैविक उर्वरक पर दिया जाता है। इसके लिए तो भारत में लघु उद्योगों और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तत्कालीन मोदी सरकार ने भी एक सब्सिडी की बात की, और ये अप टू द 50% यानी कि 50% तक दी जाने वाली सरकार द्वारा छूट है, जो एक ऐसे उद्योग को दी जाएगी जो कि जैविक खाद तैयार करने का या का निर्माण करने का कार्य करेगा। यानी कि वे उद्योग जो लघु एवं मध्यम उद्योगों की श्रेणी में जैविक खाद या उर्वरकों को तैयार करने का कार्य करेंगे, उन्हें 50% तक की छूट देने का वादा सरकार ने किया है। कितना? अप टू द 50% ऑफ द सब्सिडी फॉर द फर्टिलाइजर्स। हाँ या ना? साथ ही साथ भी किसान भी जो अपने खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, उन्हें भी सब्सिडी दी जाएगी। हाँ या ना? बोलो। सरकार द्वारा जैविक खाद को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, उसके निर्माण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई, इसलिए इसे सब्सिडी में जोड़ा गया। हाँ या ना? केरोसिन और एलपीजी को इसलिए सब्सिडी में जोड़ा गया क्योंकि ये दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं। एलपीजी जिसके माध्यम से हम खाना बनाते हैं। हाँ या ना? लोगों को मिलने वाली वह सब्सिडी थी। हाँ या ना? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के उन उपभोक्ताओं से निवेदन किया था जिन उपभोक्ताओं को लगता हो कि वो बिना सब्सिडी का सिलेंडर ले सकते हैं, कृपया कर अपनी सब्सिडी छोड़ दें। उनके द्वारा छोड़ी गई सब्सिडी से जो अतिरिक्त पैसा सरकार के पास जमा होगा, उस पैसे का उपयोग सरकार
उन परिवारों को मुफ्त सिलेंडर प्रदान करने में करेगी जो कि सिलेंडर को खरीद सकने के समर्थ नहीं है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार। हाँ या ना? ये भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का ही एक रूप कहलाएगा। हाँ बोल देते, पक्का 100%। अभी मिलने वाली सब्सिडी कैसे मिलती है, जरा इस बात को समझो। अब उदाहरण के तौर पर फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करें किसी भी एक प्रोडक्ट की, किसी भी एक प्रोडक्ट की, उदाहरण के लिए बिजली का बिल, जिस पर एक सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार जारी करती है किसानों को। बिजली का बिल जिस पर किसको सब्सिडी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने? किसानों को सब्सिडी दी है। क्या दी है बेटा? सब्सिडी दी है किसानों को। किसने दी है बेटा? मध्य प्रदेश सरकार ने दी। तो ये सब्सिडी किस प्रकार से दी गई है, जरा इस बात को समझो। वैसे तो इसे संबल योजना के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को भी दिया गया है और अन्य उपभोगकर्ता जो घरेलू तौर पर बिजली का उपभोग कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो योजना कहती है, घरेलू तौर पर भी उपभोक्ता, वो ये कहती है कि यदि आप मध्य प्रदेश में एक माह में 100 यूनिट बिजली की खपत करते हैं तो 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर लगभग 634 रुपए का बिल आपका आता है, ये सरकार ने कहा। हाँ बोल देते, हाँ बोल देते। लेकिन सरकार ने इसमें यह कहा कि 634 रुपए में से 534 रुपए सरकार द्वारा जमा करवाए जाएंगे, यानी कि ये सरकारी खाते से जाएंगे, सरकारी खाते का वहन होगा। दिस विल बी द वेइंग ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। जो बचे हुए 100 रुपए होंगे वो उपभोक्ता का वहन होगा, यानी कि कंज्यूमर हैव टू पे दिस। उपभोक्ता का वहन यानी कि 1 रुपया यूनिट। समझ गए आप बात? 100 यूनिट तक की बिजली की खपत के संबंध में 150 यूनिट तक की बिजली की खपत में लगभग 900 रुपए से अधिक का बिल आता है, जिस पर भी 534 रुपए सरकार अपनी तरफ से वहन करती है। हाँ या ना? हम एग्जांपल के तौर पर 100 यूनिट वाला कंसेप्ट लेके चल रहा है। तो सरकार ने कहा कि 534 रुपए सरकारी खाते से जाएंगे और 100 रुपए उपभोक्ता के खाते से। अभी क्या हो रहा है, इस बिजली के बिल में जो 100 यूनिट बिजली का बिल अधिकतम किसी उपभोक्ता का आ रहा है, जिस पर 634 का अप्रॉक्स एवरेज बिल उसका मिल रहा है, उस पर वो सिर्फ 100 रुपए जमा करने जाता है। 534 रुपए बिजली कंपनी उससे नहीं लेती, क्योंकि वो सरकार के खाते से उसके जमा हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में यह होगा कि सरकार ये कहेगी आप पूरे 634 रुपए जमा कीजिए, आप पूरे 634 रुपए जमा कीजिए। किससे कहेगी? उपभोक्ता से। वो उपभोक्ता जिसका बिजली का बिल आया है उससे कहेगी आप पूरे 634 रुपए जमा कीजिए। उसके बाद जो 534 रुपए होंगे वो सरकार के खाते से बिजली कंपनी के पास नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रयोग करते हुए आपके पास आ जाएगा। समझ गए? तो बिजली कंपनी और सरकार के मध्य मध्यस्थ संस्थाएं जिनके द्वारा होकर बिजली कंपनी तक वो पैसा पहुंचता होगा, कि मध्य होने वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। और सीधे हितग्राही, क्यों? क्योंकि दरअसल 534 रुपए किसके अधिकार को दिए हैं सरकार ने? बिजली कंपनी के नहीं, उपभोक्ता के अधिकार के थे, तो वो उपभोक्ता को ही मिलने चाहिए, बिजली कंपनी को क्यों मिला? समझ गए? तो उपभोक्ता इन पूरे रुपयों को भर करके इंतजार करे। इससे एक फायदा और होता है, किस उपभोक्ता की कैसी स्थिति है इसके बारे में अंदाजा लगता है। हाँ या ना बोलो। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा जिला इंदौर बना है जिसमें किसानों को डीबीटी, बिजली के बिल को भुगतान करने पर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत लाया गया है। किस जिले में? इंदौर पहला ऐसा जिला बना है। कौन सा जिला बना है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर भी हो गया। अब देश से संबंधित करंट अफेयर कैसे बनेगा वो भी बताता हूं। समझे या नहीं समझे? पक्का पक्का बोल देते 100% लिखे। वर्तमान में एट प्रेजेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत सब्सिडी वाले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत सब्सिडी वाले उत्पाद हैं एट प्रेजेंट the products subsidized under the DBT are products subsidized under the DBT are गैस सिलेंडर, केरोसिन, फर्टिलाइजर। मैंने यहां प्रचार किया है मीना गैस का। मीना गैस वालों ने मुझे कुछ दिया था, इसलिए मैंने प्रचार कर दिया। अरे आइडिया बहुत अच्छा है वैसे। हाँ, मैं कहूंगा, मैं बच्चों को अपने लेक्चर में आपके उत्पादों के बारे में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो आप मुझे कुछ लाभ दें। व्यवसाय है यार, अच्छा आइडिया है ऐप में।
ऐप में ज्यादा अच्छा रहे। तो ऐप में जैसे ऐप खोलो उसके पहले ही आ जाए, क्यों? क्या? लक्ष्य खोजी, ये अंदर की बात है ना? उसके बाद आप अंदर से ऐप में ऐसा होना चाहिए। स्पॉन्सर करवा ले मतलब। हो गया, हो गया इतनी जल्दी? सिलेंडर बना लिया इतनी जल्दी? सिलेंडर नहीं बनाया, बना लेते। केरोसिन की बोतल भी बना लेते। मेरे को खाली लग रही है, उसमें भर लेना केरोसिन। मिट्टी का तेल शुद्ध है अशुद्ध कैसे पता चलेगा? सर जला के। Why in current? Why the topic is in the current? आखिर क्यों ये विषय समसामयिकी का विषय बना? क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं आज? हाँ या ना? कारण ये कहता है रिसेंटली द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम इन द पावर कंपनीज लाइक गैस कंपनीज। जैसे गैस कंपनियों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू की गई है, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बिजली कंपनियों पर भी लागू किया। हाँ या ना? वैसे मध्य प्रदेश में निजी बिजली क्षेत्र की कंपनियों को अब तक ठेके नहीं दिए गए, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियां ही कार्यरत हैं मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड यानी कि एमपीईबी के अंतर्गत संचालित हो रही है। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ बिल अमाउंट अप टू 92.50%, यानी कि 92.50% तक सब्सिडी बिजली के बिलों पर सरकार दे रही है। 7.5% या 8% तक का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। ये किसानों के लिए, जब उपभोक्ता कौन हो? किसान हो। टू फार्मर्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, जैसे ट्यूबवेल लगाया, उस पर आने वाला बिजली का खर्च 92.50%। फैसिलिटीज एज पर एलिजिबिलिटी थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने हालिया तौर पर इस योजना पर विचार करके इस योजना को लागू करने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले वे किसान उपभोक्ता जो कि खेती के लिए, किसके लिए? खेती के लिए या खेतों में प्रयुक्त सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिजली का उपभोग करते हैं, उनके लिए आने वाले बिजली के बिल पर 92.50% की जो सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दी जाती है, वो अब बिजली कंपनी को सीधे ना देकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का उपयोग करते हुए सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा कराई जाएगी। डीबीटी का प्रयोग बिजली कंपनियों के लिए पहली बार मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। दिस वर्क हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर 2020। यह कार्य दिसंबर 2020 से शुरू किया गया। हाँ या ना? बोलो। स्टिल सभी तकनीकी खराबियों का या सभी तकनीकी समस्याओं का निरीक्षण करके इसे संपूर्ण जिले में लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों से, सभी उन अधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर लिया गया है और प्रशिक्षण के लिए सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसे वो सफल हो जाता है, ये पूर्ण रूप से शुरू कर दी जाएगी। हाँ या ना? लिखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस कंपनियों की तरह ही हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस कंपनियों की तरह ही गैस कंपनियों की तरह ही बिजली कंपनियों में भी प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रणाली बिजली कंपनियों में भी प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रणाली को लागू किया है, जिसके अंतर्गत किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई सुविधा के लिए बिजली के बिल पर मिलने वाली सिंचाई सुविधा के लिए किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई सुविधा के लिए बिजली के बिल पर मिलने वाली 92.50% छूट या सब्सिडी लिख सकते हैं। 92.50% छूट 92.50% छूट सीधे पात्र उपभोक्ताओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं के खाते में
डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से जमा करवाई जाएगी, डीबीटी के माध्यम से जमा करवाई जाएगी, के माध्यम से जमा करवाई जाएगी, जमा करवाई जाएगी। क्लियर है? मध्य प्रदेश में इसे दिसंबर 2020 से प्रारंभ कर दिया गया है, यानी पिछले महीने लास्ट मंथ मध्य प्रदेश में इसे दिसंबर 2020 से लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इसे दिसंबर 2020 से लागू कर दिया गया है। समझ में आ गया भैया? अरे बोलो, अब इतने पे मध्य प्रदेश का लाभ खत्म नहीं हो जा रहा, इतने पे नहीं हो रहा, अभी तो लाभ आना बाकी है। ये तो लाभार्थियों का लाभ है। ये किसका लाभ है? मई 2020 में, मई 2020 में सरकार ने 4 विकल्पों के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि जो भी राज्य सरकार इन चारों में से किसी भी एक विकल्प को जनहित में अपने प्रदेश में लागू करेगी, अपने राज्य में लागू करेगी, तो उस सरकार को जनहित में इन लाभों में से किसी भी या इन लाभों को लागू करने के एवज में उसकी जीडीपी के 0.25% तक अतिरिक्त कर्ज को जुटाने की अनुमति दे दी जाएगी, उसको पात्र बना दिया जाए। सरकार उनमें से एक को ले गई, मध्य प्रदेश सरकार। मामा जी तेज हो गए, बिजली पे पहला राज्य बन गया। समझा नहीं समझे? बिजली पर सब्सिडी दी, जनहित की बात है, और डीबीटी दे दिया, डबल जनहित की बात है। मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट नेशन बाई डन दिस। हाँ या ना? बोलो बोलो। हाँ, सुनाई कम देता मेरे को। सेंट्रल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स स्कीम, भारत सरकार या केंद्र सरकार की सुधार योजना, एक हेडिंग डालेंगे इसमें, इसी से संबंधित भाग है, इसलिए मैं इसी टॉपिक के साथ उठा रहा हूं। बाद में फिर फालतू इधर उधर ढूंढ के पढ़ते रहे का मतलब नहीं है, उसको इसी में कंबाइन कर दो, है ना? एक बार में उसको खत्म करो। अब आगे सिर्फ रिवीजन का बात रखना, पेपर तक कोई टेंशन है ही नहीं, है ना? टॉपिक विल बी नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द एमपीपीएससी एग्जामिनेशन, इट विल ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, बोथ इन द प्री एंड मेंस। क्लियर है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी एन एसेंशियल पार्ट इन बोथ एग्जामिनेशंस। हाँ या ना? और जाहिर सी बात है, सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं और जनहित की सीधी प्रत्यक्ष परियोजना है, आने के चांसेस सबसे ज्यादा बैठते हैं। हाँ या ना? अगर ज्यादा डिटेल के लिए जाना चाहो तो ये टॉपिक मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है। कल के बिजनेस स्टैंडर्ड में लगभग 12:30 बजे के समथिंग की न्यूज रही होगी, उसको आप देख लेना, अगर आपको ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना हो, अच्छे से समझना हो तो। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने समझा दिया है उतना डिटेल। तो ये कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट इन May 2020 रेज द स्टेट्स बोरोइंग लिमिट to 2% of their gross state domestic product, GSDP। जैसे देश के लिए जीडीपी होती है, वैसे राज्यों के लिए जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है? राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। हाफ ऑफ दिस, 2% तक जीएसडीपी का बढ़ाया जाएगा राज्यों की बोरोइंग लिमिट, यानी कि राज्य सरकारें जो धन उधार लेती हैं, जिसकी पात्रता उन्हें दी गई अधिकतम सीमा पर, उस धन को उधार लेने की सीमा 2% तक बढ़ाई गई थी। 2% किसका? उन राज्यों की जीएसडीपी का, जो वह राज्य पूर्णतः उत्पादन करते हैं अपने यहां, जो उनका सकल घरेलू उत्पाद है, उन राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के कुल मूल्य का 2% तक बढ़ाया गया। और इस 2% का आधा, यानी हाफ ऑफ दिस स्पेशल फैसिलिटी वाज एडेड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीपल सेंटरिंग रिफॉर्म्स इन द स्टेट। इस सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक की जो सीमा बढ़ाकर के दी गई, उस सीमा का आधा ऐसी स्थिति में बढ़ाया जा सकेगा जिस स्थिति में राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 4 विकल्प की जनहित की योजनाओं में से कोई भी एक या सभी योजनाओं को लागू। हाँ समझे नहीं समझे? बोल दो। ये है पहले, फर्स्ट, वन नेशन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड की योजना जो लागू कर देगा। दूसरा, टेक स्टेप्स फॉर एज ऑफ डूइंग बिजनेस, एज ऑफ डूइंग, व्यापार की सुगमता जो राज्य लेकर आएगा। थर्ड, रिफॉर्म इन अर्बन लोकल बॉडीज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यानी कि जनता के लिए जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं जन सेवा की, वो। दूसरा, अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को बढ़ावा देगा। चौथा, टेक स्टेप्स फॉर द रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर, मध्य प्रदेश ने चौथा ले लिया। टेक स्टेप्स फॉर द रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में जो राज्य
क्या लेकर आएगा? सुधार। मध्य प्रदेश सरकार सुधार लेकर आई। पहला सब्सिडी देगी, दूसरा सब्सिडी डीबीटी का प्रयोग कर देगी, ये सुधार है। क्लियर है या नहीं है? लिखना। मई 2020 में केंद्र सरकार ने मई 2020 में केंद्र सरकार ने राज्यों की कर्ज सीमा, राज्यों की कर्ज यानी उधार, राज्यों की कर्ज सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाने की व्यवस्था की थी। जबकि इस विशेष सुविधा का आधा भाग किसी राज्य सरकार को उस स्थिति में मिलेगा, जब वह राज्य सरकार जन केंद्रित सुधारों को लागू करेगी। इन जन केंद्रित सुधारों को 4 विकल्पों के रूप में पहचाना गया है। इन जन केंद्रित सुधारों को 4 विकल्पों के रूप में पहचाना गया है। 4 विकल्पों के रूप में पहचाना गया है। पहला है एक देश एक राशन कार्ड। केंद्र सरकार ने सुझाया है पूरा सब। एक देश एक राशन कार्ड। दूसरा, व्यापार की सुगमता। तीसरा, शहरी व ग्रामीण जन सुविधाओं में सुधार। और चौथा, विद्युत क्षेत्र में सुधार। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स आनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र में सुधार। इनमें से कोई एक या इन सभी को लागू करो, या इनमें से किसी को या किन्हीं को लागू करो, तो आप इस बढ़ोतरी के पात्र हो जाते हो। कोई भी राज्य उसकी कर्ज की सीमा में बढ़ोतरी का पात्र होगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा पहचान किए गए इन 4 जन केंद्रित सुधारों के क्षेत्र में से किसी भी एक क्षेत्र में सुधार लाता है। तो मध्य प्रदेश चौथे स्तर के क्षेत्र में सुधार लाया है, जिसमें बिजली बिल पर सब्सिडी किसान उपभोक्ताओं को दी जा रही है 92.50%। साथ ही ये सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण या लाभ हस्तांतरण का प्रयोग कर दी जाएगी। So in these areas, on the steps taken in each area, the concerned state is allowed to raise additional fund of 0.25% of its GDP. Clear है? लिख लेना। इन चरणों या इन विकल्पों में से या इन विकल्पों को लागू करने, हाँ, इन विकल्पों को लागू करने की स्थिति में, इन विकल्पों को लागू करने की स्थिति में
राज्य को उसकी जीएसडीपी, राज्य सकल घरेलू उत्पाद की मैं बात कर रहा हूं, जिसे कहते हैं जीएसडीपी, ये लिखा है बड़े अक्षरों में, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, है ना, ऐसा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जिन्हें अभी ये नहीं पता, जिन्होंने अर्थशास्त्र पूरा नहीं पढ़ा, उन लोगों के लिए सिर्फ इसका फुल फॉर्म, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दरअसल ये वह मूल्य होता है जो किसी राज्य द्वारा उस राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित किए गए कुल वस्तुओं का मूल्य होता है या कुल सेवाओं का मूल्य होता है। मध्य प्रदेश सरकार के लिए जीएसडीपी वह होगा जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के उत्पादन, जिसमें कृषि उत्पादन, जिसमें किसी फैक्ट्री का उत्पादन, जिसमें किसी सेवा का उत्पादन, चाहे वो परिवहन से आए, शिक्षा क्षेत्र से आए, मनोरंजन से आए, किसी अन्य क्षेत्र से आए, में किए गए उत्पादन का कुल मूल्य होगा। कुल मिलाकर के किसी देश ने, किसी प्रदेश ने कितना कमाया, वो उसका जीडीपी है। जीडीपी जो है किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र विशेष की आय को मापने का सबसे प्रमुख और सबसे सटीक साधन माना जाता है। यहां भर नहीं, पूरी दुनिया भर में किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टेटस को जानना हो, सिर्फ जीडीपी नाप लो। किसी राज्य की इकोनॉमिक स्टेटस को जानना हो, जीएसडीपी नाप लो। तो उसके जीएसडीपी का 0.25%। तो क्या लिखवाया मैंने? इन विकल्पों को लागू करने की स्थिति में राज्य को उसकी जीएसडीपी का 0.25%, राज्य को उसकी जीएसडीपी का 0.25% अतिरिक्त फंड जुटाने की योग्यता दी जाती है। अतिरिक्त फंड जुटाने की योग्यता दी जाती है। अतिरिक्त फंड जुटाने की योग्यता दी जाती है। फंड जुटाने की योग्यता दी जाती है। मध्य प्रदेश ने ऑफ दिस 4 एरियाज लिखना है, यहां मैंने 3 एरियाज कर दिया गलती से। मध्य प्रदेश ने इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प बिजली क्षेत्र में सुधार को अपनाया है। मध्य प्रदेश ने इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प बिजली क्षेत्र में सुधार को अपनाया है। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प बिजली क्षेत्र में सुधार को अपनाया है। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प बिजली क्षेत्र में सुधार को अपनाया है। बिजली क्षेत्र में सुधार को अपनाया है, जिसे सफलतापूर्वक लागू करने पर मध्य प्रदेश को उसकी जीएसडीपी का 0.15%, मध्य प्रदेश को उसकी जीएसडीपी का 0.15% अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है। 0.15% अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी गई है, जिसका अर्थ है कि राज्य खुले बाजार से 1423 करोड़, वाह, धन्यवाद। राज्य खुले बाजार से 1423 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटा सकता है। 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 भैया कछु समझ में आया?
मध्य प्रदेश को होने वाला फायदा समझ में आया? बोलो, कितनों को समझ में आया? वाह, पूरा डीबीटी क्या है वो समझ में आया? एमपी को क्या प्रॉफिट हुआ ये भी समझ में आया? 100%, 100%। वेरी गुड। चलिए फिर क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग अपनी शीट खोलिए। बहुत प्रॉफिट है। हाँ, नहीं तो तुम लॉस की बात कर रहे हो यार। जिनके खातों से पूरे मूल्य की राशि, क्यों? क्योंकि जो लोग बिल पे नहीं करते थे वो सब्सिडी ले लेते थे। सही कह रहे हो तुम। बहुत से लोग जो बिल पे नहीं करते थे वो भी सब्सिडी को ले लेते थे। तो अब क्या होगा? उसको पूरा मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। पहले 634 रुपए पूरा देना ही पड़ेगा उसको, तब 534 रुपए राज्य सरकार द्वारा जो आना है वो उसके खाते में आएगा। अगर उसने पूरा मूल्य नहीं चुकाया तो उसको डीबीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, सीधे प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण जो है या सीधे लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो है वो एक ऐसी योजना है जो भारत में वित्तीय जो सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली है उसके प्रबंधन में पारदर्शिता लाती है। यानी कि इट मेक्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट। अभी तक वो ट्रांसपेरेंसी खत्म थी। मैंने बताया ना, इसमें तीनों स्तर के भ्रष्टाचार खत्म होते हैं। शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार, क्योंकि सीधे पता चलेगा कितने खातों में राशि गई कितनी नहीं, वो पूरा बैलेंस शीट में आ जाएगा। आप जब चाहे तब उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी का आरटीआई तो आपके पास ही है। दूसरा, जो व्यक्ति लाभार्थी है, पात्र है, वही लेगा। जो जालसाजी कर रहा है उसके खाते में नहीं आ पाएगी। तीसरा, मध्यस्थ संस्थाओं को हवा कर दिया वहां से, और हवा करने के कारण कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ या ना? ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी, या पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिटन स्टेटमेंट्स इन रिलेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। फर्स्ट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी भारत सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से सब्सिडी की राशि लोगों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डीबीटी is a mechanism of the government in India through which the amount of subsidy is directly transferred to the people bank account। क्या सही है? दूसरा कथन कहता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना डीबीटी का उल्लेख पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 में किया था। The direct benefit transfer scheme was first mentioned by the then finance minister Pranab Mukherjee in 2011-12। तीसरा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के इंदौर जिले में, इसलिए मैं क्वेश्चन में लिख कर दे रहा हूं, वहां नहीं लिख पाया, इंदौर जिले में किसानों को बिजली सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया है। Recently, Madhya Pradesh government has started direct benefit transfer scheme (DBT) of electricity subsidy to farmers in Indore district of the state। किस जिले में शुरू किया गया? इंदौर में। यह प्रश्न आपके सीधे सीधे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बन सकता है। किसने सबसे पहले डीबीटी का कंसेप्ट अपने प्रस्ताव में रखा? प्रणब मुखर्जी ने रखा। यह क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बन सकता है, क्योंकि ये तो मैंने कथन आधारित प्रश्न दे दिया। बट अगर हम सिंपल एमसीक्यू की बात करें, सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, तो आंसर आपका क्या सही होगा? शीट के अनुसार उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। क्या इसमें आपको सभी एग्री हैं, सहमत हैं? कोई कंफ्यूजन किसी को? प्रतीक, कुछ कहना है, कुछ सुनना है? सुनना भी नहीं है, सुन तो लेता है। नहीं, अब नहीं कहना, बुरा मान गया मैं। कैसा आदमी है यार, नाम रात नहीं का, बेशरम, बेहया, और आगे कौन कौन से बे होते हैं? बेगैरत, हाँ बेगैरत। और कौन सा बे होता है? बेमुरव्वत, हाँ। और कौन सा बे होता है? सारे बे पकड़ तू। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अगला भाग। G7 राष्ट्र समूह। यद्यपि आर्थिक संगठनों के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के नाम आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के दिए हुए सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में लिखकर दिए गए, पेपर 2 भाग बी और लास्ट यूनिट के अंतर्गत आपको सभी नाम मिल जाएंगे। देख रहे हो आप लोग? अगर सिलेबस में जाकर देखोगे आपको मिल जाएंगे। आपके एप्लीकेशन में सिलेबस पड़ा हुआ है,
जिनके पास शीट दे दी गई है सिलेबस की, हार्ड कॉपी वो उसमें देख लो। आपको उसमें अलग से, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जैसे विश्व बैंक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आदि प्रकार के सभी वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थाएं आदि के बारे में आपको दिया गया है, लेकिन उसमें G7 नहीं है। एक चीज तो क्लियर हो गई, द टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द एमपीपीएससी मेंस। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये टॉपिक अगर महत्वपूर्ण होता है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण होगा, वो भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में। द इश्यूज इंपॉर्टेंट इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट, है ना। राष्ट्रीय इसलिए क्योंकि भारत की बात चल रही है, अंतरराष्ट्रीय इसीलिए क्योंकि, हाँ या ना, अरे बोल देते, पक्का पक्का पक्का, बोलो बोलो। तो जब हम G7 राष्ट्रों की बात करते हैं, G7 राष्ट्रों की शुरुआत क्या है, किस तरीके से खड़े हुए, पहला तो हमें यह समझना है कि G7 है क्या। दरअसल G7 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली सबसे बड़ी वित्तीय संस्था विश्व बैंक और उसकी सहयोगी संस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक, जैसे IBRD के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ही IBRD। वर्ल्ड बैंक तो उसका कॉमन नाम हो गया, वास्तविक नाम IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। अंतरराष्ट्रीय बैंक जो कि पुनर्निर्माण और विकास का कार्य करता है ना। इस IBRD और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा विश्व के शीर्ष वे 7 देश जो कि विकसित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं का एक समूह है। यानी कि IMF ने प्रमाणित किया है कि ये सारे के सारे देश विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था है। अगर वर्तमान स्थिति की आप बात करोगे तो G7 उन देशों का समूह है जिन देशों के द्वारा विश्व के कुल निर्यात का 51%, विश्व की कुल संपत्ति का 58%, विश्व की कुल जीडीपी का 49% और IMF के टोटल वैल्यूएबल एसेट्स यानी कि सभी मूल्यवान परिसंपत्तियों का 49% हिस्सा दर्शाया जाता है। यानी कि विश्व के अर्थव्यवस्था का लगभग आधा प्रतिशत भाग इन 7 देशों द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए इन 7 देशों को दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। These are considered the most developed economies of the world। ये वो 7 देश हैं जिन्हें G7 कहा जाता है। दरअसल G7 7 दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक आर्थिक समूह है। ये क्या है? आर्थिक समूह है। क्लियर है या नहीं? शुरुआत होती है वर्ष 1944 में। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। 1944 1944 की मैं बात कर रहा हूं। एक सम्मेलन हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों पर या उसके आर्थिक प्रभावों पर एक तरीके की समीक्षा करने के लिए। इस सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। नाम सुना है इसका आपने कभी? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। दरअसल ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एक ऐसा सम्मेलन था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैम्पशायर शहर में आयोजित किया गया था। हैम्पशायर में आयोजित इस सम्मेलन के अंतर्गत इस बात पर विचार किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव जिस तरीके से लगभग यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों पर दिखाई दिए, जिसमें उनकी निर्माण जो कार्य थे वो ध्वस्त हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, उनके उद्योग नष्ट हो चुके हैं, तो दोबारा से खड़ा कैसे किया जाए? क्या हमें किसी ऐसी वित्तीय संस्था या आर्थिक संस्था की आवश्यकता है, कोई ऐसे इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि इन देशों को दोबारा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकने में वित्तीय सहायता प्रदान करे? उसी के बाद इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के निष्कर्षों के आधार पर दुनिया में 2 महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को स्थापित करने की बात की गई थी, जिनमें सबसे पहली संस्था थी वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक और दूसरी संस्था थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। इसे क्या कहा गया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब कुल्हाड़ी तो इन्होंने अपने पैरों पे चलाई थी यूरोप वालों ने, और वो कुल्हाड़ी अफ्रीका और एशिया पे इसलिए चली क्योंकि अफ्रीका और एशिया यूरोप की कॉलोनीज में आते थे। भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। Why? Because India was a colony of Britain. Actually, not the colony at that time. India was Britain. क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में काम कर रही थी। कॉलोनी तो 1858 में खत्म ही हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के साथ साथ। 1858 में विक्टोरिया के भारत की साम्राज्ञी बनने के साथ विक्टोरिया व्हेन बिकेम द क्वीन ऑफ इंडिया, इंडिया बिकेम अ ब्रिटेन। ये ब्रिटिश इंडिया हो गया। तो इंडिया को पार्टिसिपेट करना था ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन। भारत के सैनिक लड़े। तो एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों पर गाज इस बात के लिए गिरी, और अमेरिका संभवतः दुनिया की महान शक्ति बनना चाहता था,
इसीलिए इस युद्ध में कूद पड़ा। वैसे मुख्य कारण जो स्पार्कलिंग इवेंट माना जाता है अमेरिका के इस युद्ध में कूदने का, वो जापान की सेनाओं द्वारा वर्ष 1942 में पर्ल हार्बर पर किए गया आक्रमण माना गया द्वितीय विश्व युद्ध के अनुसार। लेकिन अब आपके सिलेबस में विश्व इतिहास रहा नहीं, तो इसलिए हम बहुत शॉर्टिफाई उसकी बात करेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बनी। इनको यह लक्ष्य दिया गया कि विश्व के वे सभी राष्ट्र जिन्हें अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल एड यानी कि वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, तो वे इन संस्थाओं का दरवाजा खटखटा सकेंगे। और जो समृद्ध देश होंगे उनका यह दायित्व होगा कि वे इन वित्तीय संस्थाओं में अपना आर्थिक योगदान प्रस्तुत करें। दे विल गिव देयर इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जिनके पास है वो उनकी मदद करें जिनके पास नहीं है, ताकि जिनके पास नहीं है वो उनके गुलाम हो जाएं जिनके पास है। ये गुलाम एहसानी का गुलाम होता है, यानी एहसानमंद होने का गुलाम। ये गुलामी एहसानमंद होने की गुलामी होती है। अफ्रीका के अधिकतम देश इसी एहसानमंदी के गुलाम है। ये एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरी तरफ से। क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो भाई, पक्का पक्का। वर्ष 1970 के दशक में सब कुछ अच्छा चल रहा था। यह बहुत बढ़िया तरीके से वित्तीय मदद संभाल रहा था। यह बहुत बढ़िया तरीके से वित्तीय कार्यों को संचालित कर रहा था, उनको रेगुलेट यानी कि उनका विनियमन कर रहा था। दोनों संस्थाएं अपना अपना कार्य अच्छे से कर रही थी। दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में आता है, सड़क के दोनों ओर। इस साइड वर्ल्ड बैंक, उसी के ठीक सामने आईएमएफ की ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। लेकिन वर्ष 1970 के दशक में, इन द 1970s, पूरे विश्व को एक भारी मंदी झेलनी पड़ी। मामला था तेल की कीमतों में बहुत तेजी से आई गिरावट। ऑयल क्राइसिस का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया था? यानी कि एक तेल के संबंध में आने वाली आपदा थी, जिसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से गिरी, इतनी तेजी से गिरी जिसकी कोई सीमा नहीं रही। ऐसी अर्थव्यवस्था को फिर से संभालने के लिए इन दोनों संस्थाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब जरूरत ऐसे राष्ट्रों की थी जिन राष्ट्रों के पास अपार विकास की संभावनाएं और अपार धन है। उन राष्ट्रों को अब दुनिया को संभालना था। अब देखो आप, वैश्विक भागीदारी का कितना अच्छा उदाहरण है ये, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। वैश्विक भागीदारी को अपना मानते हुए वर्ष 1975 में एक वैश्विक आर्थिक संगठन पर विचार किया गया। किस पर? वैश्विक आर्थिक संगठन की स्थापना पर विचार किया गया। की स्थापना पर विचार किया, हाँ या ना? और इस वैश्विक आर्थिक संगठन की स्थापना पर विचार करने के परिणाम स्वरूप ही G7 अस्तित्व में आया। यानी G7 का अस्तित्व इसी दिन से माना जाता है, वर्ष 1975। लेकिन उस समय पर, यानी कि प्रारंभिक पहचान इसकी जो रही, इनिशियल आइडेंटिफिकेशन जो इसका रहा, वो G7 ना होकर के G6 था। वो G7 ना होकर के वो G6 था। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कनाडा और रशिया दो देशों ने इसे बहुत बाद में ज्वाइन किया। कनाडा और रशिया से पहले अन्य देशों ने इसे ज्वाइन कर लिया, राइट? वर्तमान में ये 7 राष्ट्रों का ही समूह है। लेकिन हालिया तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब नहीं रहे राष्ट्रपति, रहे तो हैं पर राष्ट्रपति नहीं रहे, क्योंकि अब जो बाइडेन, काश कल की रात का कभी अंत ना होता, लेकिन हर रात आती ही बड़ी। आज अमेरिका का एक नया सवेरा है। अमेरिकी लोगों में एक उत्साह है। हमारे यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की शपथ होती तो वो दूरदर्शन की एंकर इसी तरीके से बोल रही होती है ना। भारत के लोगों में एक अजीब उत्साह दिखाई देता है। आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। बड़ा अच्छा बोल, अभी 26 जनवरी बोलेगी देखना। और हिंदी वाले तो गजब ही बोलते हैं है ना? और अरे मतलब अच्छा बोलते हैं, मतलब मीठे स्वर में। हाँ, तो ये जो राष्ट्र है, आज वर्तमान में 7 राष्ट्र हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हालिया तौर पर ये प्रपोज किया था कि इस बार G7 को, वैसे तो लॉकडाउन के दौरान ही उन्होंने ये बता दिया था कि G7 को आगे बढ़ाकर G11 यानी G7+4 नेशंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसमें भारत, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया प्लस रशिया को प्रस्तावित किया गया। भारत,
ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और रशिया। G7+4 के नाम से जाना जाएगा। ये अमेरिका की एडवाइस थी। ये एडवाइस किसकी थी? G7+4 होगा। ये एडवाइस किसकी थी? ये एडवाइस अमेरिका की। किसकी थी? अमेरिका की। लेकिन G7+4 की एडवाइस को नकार दिया। G7+4 की एडवाइस को नकार दिया G7 के राष्ट्रों ने, विशेषकर जर्मनी ने, और उसने कहा ना 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 ना, G7+3 होगा, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को ही ज्वाइन कराया जाए। कौन? रशिया कौन है क्या कोई देश? रूस नाम का कोई देश है क्या? उन्होंने बोला ऐसा है? रूस ना रहा भैया। Russia was the member of G7 at that time. It was known as G8 till 2014, वर्ष 2014 तक। लेकिन क्रीमिया क्राइसिस यानी क्रीमिया संकट के समय रूस का जो अकड़ू नेचर दिखा पूरे के पूरे विश्व में, उसके बाद G7 राष्ट्रों ने यह तय किया कि रूस को G8 से बाहर कर इसे वापस G7 बना दिया। इसका नाम अक्सर बदलता रहा, G6, फिर ये G8 हुआ, फिर G7 हुआ, अब ये G11 या G10 बनने की स्थिति में था। G11 अगर अमेरिका की बात मानी जाती तो, या कि फिर 3 ही राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाए तो ये G10 हुआ। खैर बहरहाल 2021 के G7 के शिखर सम्मेलन यानी कि G7 राष्ट्रों के मुखियाओं यानी कि उनके सर्वोच्च प्रतिनिधित्वकर्ताओं की बैठक में इस बार उस बैठक का नेतृत्व या उसको होस्ट, उसका आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। इस नाते उसके प्रमुख होस्ट यानी कि मेजबान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और बोरिस जॉनसन ने इनको आमंत्रित किया है, जिनमें भारत के कर्मठ, कर्मशील, बिना आराम करने वाले, दाढ़ी वाले, कोविड से जंग जीत लेने वाले, हमेशा लोगों के लिए दुख दर्द को महसूस करने वाले, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते रहने वाले, राम मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाने वाले, जम्मू कश्मीर की धारा को खत्म कर देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया। श्री एक अनगिनत 8 नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया है। मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया है। क्या बात समझ गए? बोरिस जॉनसन ने यद्यपि 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे या होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के अगले स्ट्रेन जो ब्रिटेन में दिखाई दिया था, एक नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए एक निवेदन किया, और वो निवेदन था कि हम भारत नहीं आ सकते, लेकिन हम पूरी श्रद्धा आपके प्रति रखते हैं। आपके प्रति हमारा प्यार इतना अटूट है जितना आप समझ भी नहीं सकते। हमें गुजराती तो हमें भी गुजराती। क्लियर है या नहीं है? इस वजह से बोरिस जॉनसन ने कहा कि G7 के शिखर सम्मेलन के पहले मैं भारत जरूर आऊंगा, आपको विशेष तौर पे आमंत्रित करने। तो बोरिस जॉनसन के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत G7 के शिखर सम्मेलन के होने से पूर्व वो भारत का दौरा करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को एक विशेष आमंत्रण देंगे। इसके पहले G7 के 45वें शिखर सम्मेलन जिसे फ्रांस में आयोजित किया गया था, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया था। तब मोदी जी वहां गए भी थे, और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फुल टू बेइज्जती करके आए भी थे। हाँ या ना? गलत थोड़ी बोला, मैं गलत बोला हूं क्या नहीं हुई थी? बताओ आप। वही थी ना? हाँ, समझ गए या नहीं समझ गए? बोलो पक्का, सच्चे, बच्चे। छापना चाहो तो छाप सकता हो। अभी G7 एक इंपॉर्टेंट पार्ट दे रहा है आपको करंट अफेयर में भैया। किन राज्यों को प्रस्तावित नहीं किया गया? Which nations have not been proposed? कहानी में लिखवाता हूं पूरी, पहले इसको लिख लो ना भैया, लिख लो। बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारी सिस्टर भी तो आती थी ना, कोई और भी तो आता था, तो तुम अकेले आते? वो लोग कहाँ है? एक ने छोड़ दी तो घर पर बात चलने लग गई होगी, फिर फोन लगवाऊंगा मैं यहां से। बोले आप कोई भी पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा ही है क्या? अच्छा ब्यावरा से। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त वगैरह थे? मैंने सोचा सिस्टर्स थे। तो ब्यावरा से आगे फिर गुना में भी तो कोचिंगें मिलती हैं अच्छी। तुम लोग भोपाल ही चूज की या कॉलेज वाले जगह? फिर गुना में तो कौटिल्य की भी ब्रांच आ गई है ना।
वहां नजदीकी संस्थान देख लेते, ज्यादा अच्छा रहता, गुना में फीस भी कम होगी। तुम भी कहो पहला मास्टर देखा जो अपने ऐसे बच्चों को भगाने की कोशिश करता है, बोले वहीं चले जाओ। नहीं देखो क्या है, घर से बाहर रहकर पढ़ने में संघर्ष ज्यादा होता है, घर के पास रहकर पढ़ने में संघर्ष थोड़ा कम होता है। अब आसपास के लोगों में चलता है, जैसे विदिशा हो गया, सीहोर हो गया, है ना, रायसेन वायसेन साइड के एरिया हो गए, या बंगरसिया बेरसिया हो गया, तो वहां से तो और कोई ऑप्शन नहीं पड़ता, भोपाल ही नजदीक है, तो आ जाओ। भारत देश में बड़ी समस्या है, पता है, छात्र जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तो यही है कि पढ़ाई के लिए सबसे पहले उसको घर छोड़ना पड़ता है, नौकरी तो फिर दूर की बात है। नौकरी तो अपने राज्य और अपने घरों में मिलती ही नहीं, वो एक अलग ही बात है, अपने शहरों में नहीं मिलती। बच्चे का जीवन का छोड़ना तो, और ये शर्म की बात होनी चाहिए कि भारत जैसे देश में बोर्डिंग में भेजना बच्चों को माँ बाप के लिए गर्व की बात होती है, हमारा बच्चा बोर्डिंग जा रहा है, हमारा बच्चा दूसरे शहर जा रहा है पढ़ने के लिए। ये शर्म की बात होनी चाहिए, गर्व की बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे शिक्षा सुविधाओं की इतनी बुनियादी कमी है जिसकी वजह से हमें अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि उस पर अतिरिक्त धन का व्यय, दूसरे शहरों की भीड़ों में इजाफा, संसाधनों में कमी जैसी कई समस्याएं आ जाती हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से शिक्षा व्यवसाय में बदलता जा रहा है। शिक्षा को व्यवसाय में बदलना नहीं चाहिए, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, एक अच्छे टीचर की सिर्फ 2 पहचान होती है, श्रेष्ठ गुरु की कितनी पहचान है? सिर्फ 2 पहचान। कौन कौन सी? पहला, एक श्रेष्ठ गुरु कभी भी अपने सिद्धांत नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अगर वो अपने सिद्धांतों को बना रहा है तो उसे शिक्षक नहीं वैज्ञानिक होना चाहिए था, क्योंकि सिद्धांतों की खोज वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है, शिक्षकों द्वारा नहीं की जाती। शिक्षक का धर्म होता है जो खोज हो गई, जो प्रमाणित हो गया, सिर्फ उसे वो अपने छात्रों को बताए। तो अगर कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सिद्धांत बनाकर बताने की कोशिश कर रहा है तो वो एक अच्छा गुरु कभी नहीं हो सकता। शिक्षक का काम होता है सिर्फ दोहराना, उसके दोहराने का तरीका अलग हो सकता है ताकि छात्र यानी कि विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट सहज महसूस करे, हमेशा ध्यान रखो। और दूसरा, एक अच्छा शिक्षक कभी व्यवसाय नहीं करता। तो फिर बुरा शिक्षक कौन होता है? दरअसल बुरा शिक्षक कोई होता ही नहीं, या तो शिक्षक होता है या शिक्षक नहीं होता है, लेकिन शिक्षक बुरा करते हैं। तो या तो मैं शिक्षक हो सकता हूं या मैं शिक्षक नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कहें कि मैं बुरा शिक्षक हूं या कोई बुरा शिक्षक है तो वो कभी नहीं है ना, पक्का। तो जब भी अच्छे टीचर की पहचान करनी हो, इन 2 चीजों पर हमेशा गौर करें। क्या वो टीचर आपको अपने सिद्धांत बनाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो एक अच्छा शिक्षक कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके सामने सिर्फ फन्ने खां बनने की कोशिश कर रहा है और आपको शेख चिल्ली बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन अंडा फूटेगा उस दिन सारी 1000 मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म पर बर्ड फ्लू पानी फेर देगा। समझे नहीं समझे? फिश और मटन की कीमतें आसमान छू गई बर्ड फ्लू के चक्कर में। तो ऑलवेज रिमेंबर, डू लुक टुवर्ड्स ओनली 2 क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। यदि किसी का सपना शिक्षक बनने का हो तो मुझे क्लास के बाहर मिलना, उसे मैं ये भी बताऊंगा कि अच्छे छात्र की पहचान क्या होती है। वो सीक्रेट है, वो ना बताऊंगा, वरना तुम सब होड़ में आ जाओगे। नेवर बी कॉम्पिटिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक रहें, प्रतियोगी स्वभाव के कभी ना बने। सकारात्मकता यह है कि आप स्वयं में श्रेष्ठ होना चाहते हो, और प्रतियोगी स्वभाव यह है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ होना चाहते हो, है ना। चलिए G7 के देशों पर हम बात करेंगे। G7 के देश हमसे क्या कहते हैं? ये सब हटा दूं मैं? हो गया? Right. Now the G7 nation. It says that the group of 7, G7 is an intergovernmental organization consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and the United States. अगर कोई पुराना बैठा है तो उसे याद होगा, मैंने आपको इसे याद करने का तरीका बताया है। इसमें कितने सदस्य देश हैं उसका तरीका।
जीजे फैब्रिक यानी गुजरात फैब्रिक। एक तो तरीका ये हो गया कि आप एक कथन याद कर लें और वो कथन क्या होगा, गुजरात फैब्रिक, जीजे फैब्रिक। रशिया लेकिन इसमें से अब हट जाएगा, जीजे फैब्रिक में से रशिया हट जाएगा। तो ये जो एक्रोनिम है ये वर्ष 2014 तक काम आता है। ये एक्रोनिम वर्ष 2014 तक काम आता है, जिसके अंतर्गत आप जर्मनी को शामिल करेंगे, किसको शामिल करेंगे, जापान को शामिल करेंगे, फ्रांस को शामिल करेंगे, अमेरिका को शामिल करेंगे, ब्रिटेन को शामिल करेंगे, रशिया शामिल था, इटली को शामिल करेंगे और कनाडा को शामिल करेंगे। यद्यपि मैंने बताया कनाडा और रशिया ने G6 को बाद में ज्वाइन करके G8 बनाया था, हाँ या ना? अरे बोल दो, पक्का पक्का। गुजरात फैब्रिक को कॉपी कीजिए, 2014 तक के लिए ये ट्रिक। विशाल अभी वहां से मत उतारना, सिर्फ ये उतारना। विजिबल है पीछे, रेड कलर विजिबल है, हल्का धुंधला आ रहा होगा, समझ सकता हूं। इंक खत्म हो गई, फ्यूल खत्म हो गया। आजकल सब ईंधन नजर आता है, जब से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, मेरे को सब ईंधन नजर आता है यार। हाँ सच बता रहा हूं। रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि। कल तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें हेडलाइन थी तेल की कीमतों में गिरावट। मैं खुश हो गया, मैं खुश होकर के उसके नीचे पढ़ा तो उसमें बताया पाम ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में गिरावट आई है। मैंने कहा ये लो यार, धज्जी हो गई साला पूरी की पूरी न्यूज की। हो गया। अच्छा, अब वर्ष 2020 की बात करो, 21 की बात करोगे तो ये ट्रिक जो है वो काम नहीं करेगी। 2021 में ट्रिक जो है वो दूसरी काम करेगी। वो क्या काम करेगा एक्रोनिम? वो एक्रोनिम है जूस, जूस विद GF। Mama Juice Center, you know, just go to there. Mama is offering the juice only in case when you are with, very good, juice with GF। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। This is Japan, this USA, this is Italy, this is Canada, this is England। ब्रिटेन की जगह यहां इंग्लैंड हो जाएगा और अमेरिका की जगह यूएसए। ये बहुत कॉमन चीज है, सबको पता होगा। जर्मनी एंड फाइनली फ्रांस। अब आपसे अगर 2014 तक की स्थिति पूछी जाए तो गुजरात फैब्रिक लगाइए, 2021 तक की स्थिति कोई पूछता है तो जूस GF लगाइए, जूस विद GF। यहां पर जो विद है वो विद कैसा है, साइलेंट वर्ड है, इसे याद नहीं करना। क्लियर है या नहीं? बोलो पक्का? छाप लो बेटा, छाप लो। पहली लाइन तो यहीं पर याद हो गई, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। G7 एक अंतर सरकारी समूह है, यानी कि इन देशों की सरकारों का एक समूह है। इसमें इन देशों के सरकार के मुखिया हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं, हाँ या ना? समय समय पर इनके केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठकें भी होती हैं। यह शिखर सम्मेलन है, शीर्ष सम्मेलन है, जिसमें इन देशों के मुखिया भाग लेंगे, हाँ या ना? बोलो भाई। भारत दूसरी बार विशेष आमंत्रित है, हाँ या ना? वेरी गुड। सब मोदी जी का प्रताप है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जो मजबूती दी है, मजदूरी नहीं, मजबूती दी है, मजबूती दी है। और मैं तो बड़े उत्साह से इंतजार कर रहा हूं 26 जनवरी का ट्रैक्टर रैली का। मतलब रोड पे ट्रैक्टर, आसमान में राफेल, क्या नजारा है, सोच के देखो। हाँ, तेजस भी आएगा, है ना? राफेल का डेब्यू है ना। अभी तक वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन कौन बनाया? सुखोई। अब कौन बनाएगा?
इस बार राफेल बनाएगा वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन, है ना? तेजस बना सकता है वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन अपनी तकनीक के हिसाब से? पता लगा के बताना मुझे कल, ये तुम्हारा होमवर्क है। मुझे ये पता लगाना कि तेजस जो भारत की स्वदेशी निर्मित तकनीक है, क्या वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त है? वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन समझते हो? गणतंत्र दिवस की परेड के दिन वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन जो होता है वो एक तरीके का फ्लैग मार्च होता है किसी विमान द्वारा, उसके साथ विमानों की जो परेड होती है वो खत्म हो जाती है वायुसेना की। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में विमान सीधी रेखा में तेज गति से आता है, उसके बाद वर्टिकली ऊपर जाता है और ऊपर जाते हुए हवा में राउंड करके कलाबाजी खाता है और फिर स्थिर हो जाता है। इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन। ये वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन इस बार कौन देने वाला है? राफेल देने वाला है। पिछली बार सुखोई MK-30 सुखोई ने दिया था, आया ना? सुखोई उन्नत तकनीकी एयरक्राफ्ट है हमारे पास जो वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त था। राफेल भी उपयुक्त है। तेजस क्या कर सकता है वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन? इस बात के बारे में अभी हाँ ना कुछ मत बोलो। मैंने बताया ना, एक अच्छे छात्र का भी यही गुण है, वो अपनी तरफ से जवाब नहीं देता, पहले उसको स्टडी करना है। तो पहले उस चीज को समझें, जाएं, पहचाने उसको, उसके बाद उस पर बात करेंगे ना आराम से। क्लियर है? ये अपनी तरफ से एक नया भाग है जो मैंने आपको बताया है, अब उस पर विश्लेषण करने का काम आपका है ना। कभी कभी रोटियां खुद से भी सेकना सीखना चाहिए, जीवन भर फूली फूली खाने में मजा नहीं आता। चलिए, ये क्या कहता है लिख लीजिएगा। G7 विश्व की शीर्ष 7 अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी समूह है। G7 विश्व की शीर्ष 7 अर्थव्यवस्थाओं का, मैं देशों की जगह अर्थव्यवस्था लिख पा रहा हूं, शीर्ष 7 अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी समूह है, एक अंतर सरकारी समूह है। जिसमें शामिल देश हैं, अब सिर्फ इतना लिख लो, जूस फैब्रिक, सॉरी जूस विद GF, बस पूरे देश मत लिखो क्योंकि मैंने लिखवा दिया अलग से, ठीक है? तो इसमें लिख लो जिसमें शामिल देश हैं, जूस विद GF, खेल खत्म, ठीक है? पूरा लिखना मतलब नहीं है, दोबारा से क्यों अपन अपना समय खराब करें। लाइन चेंज करना। 70 के दशक में आए ऑयल क्राइसिस यानी तेल आपात, 70 के दशक में आए ऑयल क्राइसिस यानी तेल आपात के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तेज गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तेज गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तेज गिरावट दर्ज की गई। तब एक ऐसे फोरम को बनाने का विचार सामने आया। ऐसे फोरम को बनाने का विचार सामने आया जिसमें शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलकर आर्थिक मुद्दों पर विचार साझा कर सकें। शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के नेता मिलकर आर्थिक मुद्दों पर विचार साझा कर सकें। नेता मिलकर आर्थिक मुद्दों पर विचार साझा कर सकें। लाइन चेंज। इसके बाद ही वर्ष 1975 में फ्रांस में G6 समूह की स्थापना की गई। इसके बाद ही वर्ष 1975 में फ्रांस में G6 समूह की स्थापना की गई। इसमें 6 अर्थव्यवस्थाएं प्रारंभिक तौर पर शामिल हुई थी। कनाडा और रशिया ने इसे बाद में ज्वाइन किया। रशिया के ज्वाइन करने के बाद ये गुजरात फैब्रिक बन गया और फाइनली ये क्या बन गया था वर्ष 2014 में जूस विद GF।
क्लियर है या नहीं है? ओके। तो इसकी पहली बैठक कहां आयोजित की गई होगी? फ्रांस में, इसलिए फ्रांस में फाउंडेड बताया गया है। क्लियर है? जिसमें फ्रांस कॉमा जर्मनी, जिसमें फ्रांस कॉमा जर्मनी कॉमा इटली, जिसमें फ्रांस कॉमा जर्मनी कॉमा इटली कॉमा जापान यूके और यूएसए शामिल हुए। यूके और यूएसए शामिल हुए 1976 में कनाडा, 1976 में कनाडा और 1998 में रशिया इसमें सम्मिलित हुआ। 1998 में रशिया यानी रूस इसमें सम्मिलित हुआ, रूस इसमें सम्मिलित हुआ, और यह G8 बन गया, क्या बन गया बेटा? ये G8 बन गया। रशियन इजेक्शन, रूस का बहिष्कार, G8 में करके इसे वापस G7 बनाया गया। रूस का बहिष्कार, वर्ष 2014 में क्रीमिया संकट के कारण, यूक्रेन और रूस के बीच में एक जंग थी जो क्रीमिया के लिए थी। क्रीमिया इन दोनों देशों के मध्य आने वाला एक क्षेत्र है। दरअसल क्रीमिया में रूसी विचारधारा के लोग ज्यादा रहते हैं और रूसी संस्कृति के। यूं तो पूरा यूक्रेन ही रूसी संस्कृति का है, लेकिन यूक्रेन का झुकाव यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ की ओर ज्यादा हुआ। पहली बार ऐसा मौका आया था जब जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भागी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पास। 10 घंटे इंतजार किया लेडी ने, लेकिन ओबामा से पहली बार जर्मनी झुका था नीचे, वरना जर्मनी और अमेरिका के इतिहास में कभी बनी नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक, हिटलर के कारण। और ये पहला मौका था जब जर्मनी का चांसलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़ा हुआ जाकर के, पहली बार किसी देश के लिए, क्योंकि रूस तय कर चुका था कि वो यूक्रेन को नष्ट करेगा और क्रीमिया पे पूर्ण अधिग्रहण करेगा। क्रीमिया में यूक्रेन और रूस की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। सिर्फ 2 देश क्रीमिया के लिए खड़े हुए, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस के राष्ट्रपति उस समय पर फ्रांकिया ऑलांद थे। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकिया ऑलांद, दोनों ने मिलकर के ये काम किया और फाइनली अमेरिका के सामने निवेदन रखा कि कृपया करके रूस को बैलेंस करें, रूस को संतुलित करें, क्योंकि अब ये काम सिर्फ आप ही कर सकेंगे। यूक्रेन नष्ट नहीं होना चाहिए, क्रीमिया का मुद्दा हल हो जाना चाहिए। मुद्दा तो हल हुआ अमेरिका की वजह से, क्योंकि रूस की स्थिति यह है कि रस्सी जल गया पर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें सबसे बड़ा प्रतिबंध था रूस को शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह G8 से बाहर कर इसे वापस G7 बना दिया जाएगा। दूसरा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के सभी देश रूस के साथ अपने सभी व्यापारिक समझौतों को समाप्त कर रूस के साथ पूर्णतः व्यापार को खत्म कर देंगे। आज भी ये प्रतिबंध रूस पर लागू हैं, लेकिन रूस की रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस का तुष्टीकरण करने की नीति अपनाते हुए रूस को इसमें प्रपोज जरूर किया, जर्मनी नहीं माना। जर्मनी ने कह दिया G11 नहीं, हम G10 को मान्यता देने के लिए तैयार है, यानी G7+3 हो सकता है। भारत, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हो, लेकिन रूस नहीं, हम रूस को नहीं चाहते। समझे या नहीं समझे? तो 2014 में क्रीमिया संकट के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। इस समूह से बाहर कर दिया गया। यद्यपि वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, यद्यपि वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7+4 का प्रस्ताव रखा था। G7+4 का प्रस्ताव रखा था। G7 में 7 देश आते हैं और 4 में उन्होंने रशिया को सबसे पहली मान्यता दी, भारत, इंडिया, साउथ कोरिया
और ऑस्ट्रेलिया को इस समूह में सम्मिलित करने की बात की कि इसे G7+4 यानी G11 का दर्जा प्रदान कर दिया जाए। किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जर्मनी ने इस बात को खारिज कर दिया। जर्मनी ने इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए G7+3 का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव अमेरिका का था। यह जो ऊपर वाला प्रस्ताव दिखाई दे रहा है, यह अमेरिका का था। यह जो नीचे वाला प्रस्ताव दिखाई दे रहा है, यह जर्मनी ने दिया। और जर्मनी ने कहा रूस इस लायक नहीं कि इसको इस संगठन में शामिल किया जाए। हम भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का स्वागत करते हैं पूरे दिल के साथ। हाँ या ना? जितना भी हमारे पास है, जर्मन लोग वैसे बुलडॉग, इसलिए जितना दिल है उस दिल के साथ हम स्वागत करते हैं। लेकिन रूस वालों के लिए हमारे पास दिल नहीं जिगर है, वो दिमाग से फैसले लेता है। समझे या नहीं समझे? अरे बोल दो। ओके, तो G7+4 का प्रस्ताव किसमें बदल गया? G7+3। ये विशेष आमंत्रित देश होंगे जिनकी सदस्यता पर विचार किया जाएगा इस शिखर सम्मेलन। क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो भाई। वर्तमान में, एट प्रेजेंट, इसके बाद लिखना। वर्तमान में, एट प्रेजेंट, G7 holds 49% of the global export. G7 वैश्विक निर्यात का 49%, G7 holds 49% of global export. एक्सपोर्ट यहां लिख रहा हूं, G7 holds 49% of global export, 46% of global GDP, वैश्विक निर्यात का 49%, वैश्विक जीडीपी का 46%, वैश्विक जीडीपी का 46%, 58% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, वैश्विक संपत्ति का 58%, 58% ऑफ ग्लोबल वेल्थ, वैश्विक संपत्ति का 58%, 58%, 51% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, वैश्विक औद्योगिक उत्पादन का 51%, वैश्विक औद्योगिक उत्पादन का 51%, 51%, 49% ऑफ IMF एसेट्स और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिसंपत्ति का 49%, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कुल परिसंपत्ति का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कुल परिसंपत्ति का 49%, मुद्रा कोष की कुल परिसंपत्ति का 49% हिस्सा दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कुल परिसंपत्ति का, मुद्रा कोष की कुल परिसंपत्ति का 49% हिस्सा दर्शाता है। 49% हिस्सा दर्शाता है, हिस्सा दर्शाता है। क्लियर है या नहीं? अरे बोलो, पक्का? पक्का? दूसरा प्रश्न क्या कहता है? G7 समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिर्फ प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग रिटन स्टेटमेंट्स इन रिलेशन ऑफ G7 ग्रुप। फर्स्ट, यह एक अंतर सरकारी समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975। क्या यह सही है? दूसरा, जर्मनी पूर्व में इस राष्ट्र का सदस्य रहा, तब इसे G8 के नाम से जाना जाता था। जर्मनी वॉज फॉर्मली अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप व्हेन इट वॉज नोन एज G8। जर्मनी की वजह से G8 नहीं था, रशिया की वजह से था। जर्मनी तो 1975 से इसका सदस्य है, कनाडा 1976 में और रूस 1998 में बनाए। ये कथन गलत है, यानी कि आंसर क्या होगा? केवल एक, पहला कथन ही सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। हाँ या ना? बोलो, पक्का? देखो सभी की शीट में बिल्कुल सही है आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे जो यहां है वही सीट वहां गई होगी। चलिए आगे का विचार विमर्श बाद में करते हैं।
मतलब करेंगे आज ही,